नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं सेबी के मल्टी कैप फंड के बारे में, जो नया रूल आया है, जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की है, लेकिन यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पर क्या असर पड़ सकता है और साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स हमें बाय करने चाहिए और बाइंग लेवल्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर मैं एक आर्टिकल पर लेकर आया हूँ जहाँ पर हेडलाइन है, न्यू सेबी रूल्स फॉर मल्टी कैप फंड्स मे नॉट स्पार्क द मच होप फॉर रैली इन स्मॉल कैप्स। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो न्यू रूल्स हमें आते हुए नजर आ रहे हैं वो स्मॉल कैप्स में जो रैली आएगी, जैसा सोचा जा रहा है वैसी रैली शायद ना भी आ पाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, द न्यू एसेट एलोकेशन रूल्स फॉर मल्टी कैप इक्विटी स्कीम्स announced by SEBI on Friday should send fund managers rushing to load up on mid and small cap stocks, particularly the latter यानी कि small cap, but not everybody in the market is betting on it and for good reason। क्या है reasons वो भी जानेंगे। First, the changes to the rules क्या है उसे एक बार जान लेते हैं। Till now, multi cap equity fund had to invest a minimum of 65% of their total assets in equity and equity related instruments without any category limits। लेकिन under the new rule, these funds will have to invest a minimum of 75% of their total assets in equity and equity related instruments। Also, the funds will have to invest a minimum of 25% of their corpus in each of the three categories of stocks: large caps, mid caps and small caps। तो यहाँ पर पहले रूल था सिर्फ और सिर्फ 65% के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, लेकिन ये लिमिट बढ़ाकर 75% कर दी गई है। और यहाँ पर लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों में मिनिमम 25% का एलोकेशन करना कंपलसरी हो गया है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। The new rules will be effective sometime during the first week of February 2021। तो ज्यादा समय नहीं है, यहाँ पर 4-5 महीने हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास। This was done to ensure that funds followed the true to label philosophy। At present, most multi caps are in fact run as large cap scheme। This, according to SEBI, is not a true representation of the category's attributes। Take a look at the current distribution of stocks in some of the largest multi-cap schemes। Most are overweight on large caps and have negligible exposure to small caps। तो यहाँ पर आपको कुछ स्कीम्स दिखा दे रही है। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, यहाँ पर अलग अलग मल्टी कैप्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे AUM दिखाई दे रहा है 30,000 के आसपास का कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में, और यहाँ पर लार्ज कैप में एलोकेशन किया है 75% का, मिड कैप में एलोकेशन किया है 18% के आसपास का, और स्मॉल कैप में मात्र 1% का एलोकेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कम एलोकेशन यहाँ पर स्मॉल कैप में किया जाता था। इसलिए यहाँ पर नाम तो भले ही लिखा जाता है कि मल्टी कैप स्कीम है, लेकिन यहाँ पर एट लास्ट अगर हम देखें तो ओवरऑल ये लार्ज कैप स्कीम ही बन जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे MOSL यानी कि मोतीलाल ओसवाल में तो यहाँ पर हमें 90% का एलोकेशन लार्ज कैप में होता हुआ नजर आता है। तो जिससे हमें पता चलता है कि लार्जली अगर हम ओवरऑल बोले तो यहाँ पर ये लार्ज कैप स्कीम ही हो गई थी, मल्टी कैप तो नाम ही रह गया था, बाकी जो स्कीम थी ये तो लार्ज कैप भी हमें देखने को मिलती थी। इसीलिए ये नया रूल आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में यहाँ पर 25% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। This led many analysts to assume that in order to comply with the revised rules, fund managers will have to liquidate their large cap holdings down to 50%। I say 50% because it is technically possible for fund houses to have 25% of their assets each in mid caps and small cap stocks and remaining in large caps। यहाँ पर so if large cap holdings have to be brought down to a maximum of 50% and exposure to mid and small cap stocks has to be raised to a minimum of 25%, money will flow from large caps to mid and small caps as fund मैनेजर्स रीबैलेंस देयर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम एलोकेशन दिखाई देता है, स्पेशली स्मॉल कैप में। यहाँ पर मिड कैप में फिर भी कभी कभी 27% का, 23% का, हालांकि यहाँ पर भी 5% का एलोकेशन भी देखने को मिलने ही वाला है। तो यहाँ पर मिड कैप और स्पेशली स्मॉल कैप्स में पैसा फ्लो होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ सकता है। Broking from Edelweiss estimates that this could lead to an inflow of about 12,000 crores into mid-cap stocks and about 24,000 crore into small-cap stock। This has led many in the market to hope that there could be a massive rally in small-cap stocks over the next few months। Market players are divided। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर जो इन्फ्लो बढ़ जाएगा स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में धमाकेदार रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अलग अलग
इन्वेस्टर्स का अलग अलग मानना है यहाँ पर। ह्यूज पॉजिटिव फॉर इन्वेस्टमेंट वर्दी स्मॉल कैप एंड मिड कैप, फंड मैनेजर्स वेर जस्ट थ्रोइंग देम टू डस्टबिन सिंस जनवरी 2018, वैल्यूएशंस ऑफ मेनी रेलेवेंट फ्यूचरिस्टिक एंड वेल मैनेज बट रिडिक्यूल्ड कंपनीज टू रीगेन सैनिटी। तो यहाँ पर पोरिंजो वेलियत बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है, इनका कहना है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव बात है। अगर बात करें दूसरे लोगों के बारे में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मधुसूदन केला का कहना है कि दिस इज अ फैंटास्टिक मूव फ्रॉम सेबी एंड अ ट्रूली डिफाइनिंग मोमेंट फॉर द मल्टी कैप कैटेगरी फंड्स। इट विल इमेंसली हेल्प ब्रॉड बेस द करंट म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स एंड गिव ड्यू रिकॉग्निशन टू अ लॉट ऑफ डिजर्विंग स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो सेबी ने नया रूल लाया, इससे स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज जो कि अच्छी कंपनीज है लेकिन उसे यहाँ पर नकारा जाता था, उन्हें यहाँ पर एक अच्छा सा रिकॉग्निशन मिलेगा जिससे वो आगे बढ़ती हुई हमें नजर आ सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउएवर सम एक्सपर्ट्स हैव cautioned that the new rules could lead to volatility and small cap stocks as they have low liquidity। यहाँ पर समीर अरोरा जी का कहना है कि this can be a disaster in bad market, not now but when next time there is a bad phase and fund has redemptions and they have to sell their small caps। तो ये सच बात है। यहाँ पर स्मॉल कैप में देखिए कितना ज़्यादा पैसा फ्लो होता हुआ नजर आएगा, 25 करोड़ 24 करोड़ के आसपास, 24,000 करोड़ के आसपास का पैसा हमें स्मॉल कैप में फ्लो होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल मार्केट ऊपर चल रही है, लेकिन जब यहाँ पर मार्केट में फिर से कभी भी गिरावट तो हो ही सकती है, कभी भी क्रैश हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर बैड फेज वापस देखने को मिलेगा और रिडेम्पशंस देखने को मिलेंगे तो वापस स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा क्रैश होते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर समीर अरोरा जी का कहना है। दीपक जी का यहाँ पर कहना है सेबी डिसाइड्स दैट मल्टी कैप फंड्स मस्ट ट्रूली बी मल्टी कैप, सो मिनिमम 25% इन ईच यहाँ पर दिया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप्स आर कंपनी बिलो रफली 7,000 मार्केट कैप कैनॉट एब्जॉर्ब द बाइंग, वी आर गोइंग टू सी मनी फ्लो आउट ऑफ मल्टी कैप्स। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है उनका जो मार्केट कैप होता है रफली 7,000 करोड़ या उससे भी कम होता है, 4,000, 5,000, 2-3,000 करोड़ का भी हमें स्मॉल कैप कंपनीज देखने को मिलती है। तो ये जो बाइंग है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और इतनी ज़्यादा अगर हैवी बाइंग होती है तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। और यहां पर इनका खास करके कहना है कि वी आर गोइंग टू सी मनी फ्लो आउट ऑफ मल्टी कैप्स। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपके पास कोई मल्टी कैप फंड है तो क्या ये डिसीजन के बाद आप यहां पर मल्टी कैप फंड में से रिडेम्पशन करना चाहेंगे, क्योंकि फर्क तो पड़ने वाला है। पहले मल्टी कैप फंड्स में यहां पर कहा जाता था कि मल्टी कैप है, लेकिन लार्जली यहां पर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट दिखाई देता था, इसीलिए आपको जो रिटर्न्स मिलते थे वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते थे, क्योंकि नॉर्मली लार्ज कैप स्टॉक्स हमें अच्छे ही रिटर्न्स देते हैं, लेकिन यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटर्न्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं। तो आपकी क्या राय है, क्या आप भी अभी यहां पर मल्टी कैप में कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्टिंग या फिर अपना रिडेम्पशन करवा लेंगे, या फिर ये न्यूज़ सुनकर फिर से नया इन्वेस्टिंग करना चाहेंगे? अपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है यहां पर मार्केट सोर्सेज टोल्ड CNBC TV 18 that at an investor conference call, Kotak Mutual Fund, which runs the largest multi-cap scheme in the country, said the industry could explore one of the 4 options। यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि सेबी को अप्रोच किया जाए टू क्रिएट अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी विच विल बी ड्रिवन बाय द फंड मैनेजर्स कन्विक्शन। दिस कैटेगरी कुड एसेंशियली गो 100% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एलोकेट एज पर द मार्केट सिचुएशन। तो यहाँ पर एक फ्लेक्सी कैप करके नई कैटेगरी को यहाँ पर आना चाहिए, जो कि फंड मैनेजर के हिसाब से होना चाहिए। फंड मैनेजर जिसे जैसा कैसे भी यहाँ पर उसे मैनिपुलेट नहीं, सॉरी, जिसे भी उसे मैनेज करना चाहे उसे मैनेज कर सकता है, और जितने में भी एलोकेशन करना चाहे, यानी कि कितने स्मॉल लार्ज कैप में करना चाहे तो लार्ज कैप में कर सकता है, मिड कैप में करना चाहे तो मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में, ये फंड मैनेजर के ऊपर ही निर्भर रहेगा। दूसरा जो ऑप्शन है, अ सेकंड ऑप्शन कुड बी कन्वर्ट द करंट मल्टी कैप स्कीम इनटू अ थीमेटिक फंड लाइक ESG विच वुड मीन ओनली वेरी माइनर चेंजेस टू द करंट कंस्ट्रक्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। अगर यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को फॉलो किया जाता है और जो मल्टी कैप स्कीम है उसे चेंज करके यहाँ पर थीमेटिक फंड किया जाता है जैसे कि ESG, तो यहाँ पर ज्यादा चेंज हमें देखने को मिलेगा ही नहीं, माइनर चेंजेस ही देखने को मिलेगा, जिससे जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में रैली देखने को मिलेगी वो खत्म होती हुई भी नजर आ सकती है। अगर बात करें तीसरे ऑप्शन के बारे में तो वो है कि दे कुड आल्सो मर्ज द करंट मल्टी कैप विद अ लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड सो दैट देयर विल बी नो नीड टू इंक्रीज स्मॉल कैप एलोकेशन। तीसरे ऑप्शन में ऐसा कहा जा रहा है कि जो फिलहाल मल्टी कैप स्कीम के नाम से यहाँ पर स्कीम्स चली जा रही हैं, जो फंड्स यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहे हैं, उन्हें लार्ज कैप और मिड कैप फंड के साथ मर्ज कर देना चाहिए और यहाँ पर स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। तो अगर ये सोल्यूशन भी अपनाया जाता है तो स्मॉल कैप में भी हमें यहाँ पर वापस रैली खत्म होती हुई नजर आ सकती है, यानी कि जो रैली की होप नजर आ रही है वो होप भी हमें यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो आ रहा है, दे वुड आल्सो सीक एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइमलाइन टू कंप्लाई विद द न्यू मल्टी कैप फंड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर आपको पता है टाइमलाइन क्या दी गई है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021, जो कि काफी ज्यादा कम टाइम है। तो यहाँ पर टाइमलाइन थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंशन मिलना चाहिए, ये एक चौथा ऑप्शन भी हो सकता है।
A senior AMC executive who didn't want to be named told CNBC TV 18, it's just not going to happen that fund houses will fuel the small cap rally by being concerned into buying these stocks। तो यहाँ पर उनका कहना है, उन्होंने नाम नहीं बताया यहाँ पर, लेकिन CNBC TV 18 में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला है कि जो फंड हाउसेज है यहाँ पर स्मॉल कैप में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा देंगे और वहाँ पर रैली देखने को मिलेगी। ऐसे होने के चांसेस उन्हें काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। ये मेरी राय नहीं है, इन्होंने यहाँ पर अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन वो सीनियर AMC एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर दिखाई देते हैं। मैनी अदर इंडस्ट्री वेटरन्स ऑल्सो वेयर ऑफ द व्यू दैट ओपनिंग द फ्लड गेट्स ऑफ लिक्विडिटी टू स्मॉल कैप स्टॉक्स was just not an ideal situation, adding that if mutual fund had to buy small cap stock, they should be allowed to do so at their discretion। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंडस्ट्री के जो वेटरन इन्वेस्टर हैं उनका कहना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर ऐसा किया जाता है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में भारी लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, जिससे हमें यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं भी होंगे तो भी ऊपर जाते हुए नजर आएंगे और रिटेल इन्वेस्टर फंसते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको रूल लाना ही है तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के हाथ में ही रूल होना चाहिए कि उन्हें जब चाहिए तभी उन्हें स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर दबाव बनाने की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरेस्टिंगली द निफ्टी 500 यूनिवर्स इटसेल्फ इज स्प्लिट बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक इन अ proportion of 81%, 14% and 5% respectively. So if the benchmark itself has a 5% allocation to small cap stock, how could a multi cap fund have 25% allocation, as Rajiv Thakur, CIO of PPFAs मेंशन इन दिस ट्विटर थ्रेड। तो यहाँ पर इनका कहना है कि निफ्टी 50 का जो यूनिवर्स है वहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक्स को सिर्फ और सिर्फ 5% का एलोकेशन दिया गया है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मल्टी कैप फंड में आप तो 25% का एलोकेशन मिल जाए। तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगी, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर लॉजिकल भी लगी। आपको ये बात कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ पर इफ़ पोर्टफोलियोज आर टू हैव लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप्स इन मोर और लेस इक्वल प्रपोर्शन, द निफ्टी 500 एंड द BSE 500 indices may not be very representative। Also, the risk profile of such portfolios will be very different from the current one. It is evident that fund houses won't be falling over each other to buy small cap stock till there is some clarity on the new rules। यहाँ पर फिलहाल क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर कोई भी फंड यहाँ पर भागेगा नहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स के पीछे। तो आपको अगर लगता है कि मंडे के दिन जैसे ही बाजार खुलेगा यहाँ पर लार्ज कैप में गिरावट होगी और स्मॉल कैप में तुरंत यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देते हैं। सो दोज होपिंग टू मेक अ क्विक बक बाय बाइंग रैंडम स्मॉल कैप स्टॉक्स इन द hope of coming rally, better beware। कौन से स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हमें खरीदने चाहिए और साथ ही साथ कौन से लेवल पर खरीदने चाहिए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है। तो यहाँ पर सेबी ने जो रूल लिया है वो ये है कि यहाँ पर 25% ईच हमें एलोकेशन करना चाहिए मल्टी कैप फंड में। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोगों को कहना है कि यहाँ पर अगर स्मॉल कैप में 24,000 करोड़ का लिक्विडिटी चला जाता है तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर तेज़ी हमें स्मॉल कैप में देखने को मिल सकती है। मिड कैप में ओवरऑल यहाँ पर फिर भी एलोकेशन ठीक ठाक दिखाई देता है, वहां पर भी तेजी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर स्पेशली स्मॉल कैप में बहुत ही भयंकर तेजी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि फिलहाल के लिए तो ठीक ठाक नजर आता है। लेकिन जब यहां पर बुरा समय देखने को मिलेगा, जब स्टॉक मार्केट में वापस गिरावट आएगी, जब लोग यहां पर म्यूचुअल फंड रिडीम करवाना चाहेंगे, तब वापस हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। और स्मॉल कैप में गिरावट कैसी आती है ये अब आप सभी को पता है। और यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसा कह रहे हैं कि लार्ज कैप में से यहाँ पर 40,000 करोड़ का जो लिक्विडिटी है वो निकल कर यहाँ पर हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में जाता हुआ नजर आएगा। तो क्या लार्ज कैप गिरते हुए नजर आएंगे? तो मेरा मानना है यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन जरूर आ सकता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं क्रैश देखने को मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये उसका रीजन भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि 40,000 करोड़ यहाँ पर किसी एक ही कंपनी में तो नहीं लगे हैं, अलग अलग कंपनीज में लगे हुए हैं और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रिडेम्पशन करने वाले हैं। एक ही साथ यहाँ पर मार्केट क्रैश हो जाएगा, उसके चांसेस मुझे इस रीजन की वजह से काफी ज्यादा कम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी गिरावट हर एक स्टॉक में देखने को मिल सकती है और वो अपॉर्चुनिटी होगी। लार्ज कैप स्टॉक जनरली अच्छे ही होते हैं। यहाँ पर आपको रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर HUL हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सारी बड़ी बड़ी स्टॉक्स हैं, TCS है, ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट किया होता है। वहां पर अगर वो रिडेम्पशन करते हैं तो थोड़ी सी गिरावट ऑफकोर्स हमें देखने को मिल सकती है। तो एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है और वहां पर बाइंग के बारे में सोचना है। उसके बारे में मैं आपको फर्दरली अपडेट करता रहूंगा जब भी कोई अच्छे स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में, तो जैसे कि हमने देखा 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर नजर आ रहे थे कि यहाँ पर फ्लेक्सी कैप बनता हुआ नजर आ सकता है, या फिर एक थीमेटिक फंड हो सकता है, या फिर ये मल्टी कैप लार्ज कैप और मिड कैप फंड में यहाँ पर मर्ज होता हुआ नजर आ सकता है, या फिर हमें ये टाइमलाइन आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये चारों ऑप्शंस में हमें यहाँ पर स्मॉल कैप में जो तेजी है ठंडी होती हुई नजर आ सकती है, यानी कि टाइम लग सकता है
तेजी आने में, या फिर शायद ऐसा भी हो जाए अगर ये मर्ज हो जाता है दूसरे लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक, मिड कैप फंड में, या फिर कोई थीमेटिक फंड हो जाता है, तो हमें यहाँ पर स्मॉल कैप में जो रैली देखने वाली की जो होप हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो होप भी खत्म होती हुई नजर आ सकती है। अगर ऐसा होता है, अगर कोई न्यूज आती है कि यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे मल्टी कैप, यहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप के साथ मर्ज हो जाएंगे, या कोई भी दूसरी न्यूज आती है, तो मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा। लेकिन फिलहाल तो सेबी की तरफ से यही रूल्स आए हैं कि यहाँ पर 25% का एलोकेशन किया जाएगा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। तो ऐसे समय पर कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ सबके सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो सबसे पहला स्टॉक है मन्नपुरम फाइनेंस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो स्टॉक्स आपको बताऊंगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। और सपोज यहाँ पर ऐसे न्यूज़ आ जाती है, यहाँ पर सेबी ने नया सर्कुलर पास कर देता है और कह देता है कि मल्टी कैप को आप लार्ज कैप और मिड कैप के साथ मर्ज कर दीजिए, तो यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली हमें नहीं आएगी, ऐसे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बावजूद ये जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो भी आपको अच्छा मुनाफा देंगे। ऐसे ही स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूं। तब मन्नापुरम फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक है, मैंने आपको रेकमेंड भी किया था। उसके बाद हमें आज 6% के आसपास की तेजी भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी फिर से यहां पर 145 से करके 150 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है नैम इंडिया। यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 260 से करके 270 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है LTTS लार्सन एंड टुब्रो की ये कंपनी है। यहाँ पर अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 1400 से करके 1450 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी 650 से करके 680 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर्स। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी 600 से करके 625 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी फुटवेयर इंडस्ट्री से है, बाटा इंडिया। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी 1200 से करके 1240 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है MGL यानी कि महानगर गैस लिमिटेड। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी 850 से करके 900 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी 800 से करके 825 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वर्लपूल इंडिया। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी 1900 से करके 2000 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दीपक नाइट्रेट जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी 620 से करके 660 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। अगेन एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी 970 से करके 1000 रुपीज़ के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विनाती ऑर्गेनिक्स। अगेन एक केमिकल स्टॉक है, यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको ये 980 से करके 1000 की रेंज में दिखाई देता है तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अवंती फीड्स। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी 420 से करके 460 के आसपास नज़र आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री जो कि बैटरीज बनाने का कामकाज करती है। अगर ये स्टॉक आपको 145 से 150 की रेंज में मिलता है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है GMM फॉडलर। अगर GMM फॉडलर आपको कहीं पर भी 5000 से करके 5400 के आसपास नज़र आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मिधानी। हालांकि ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा सूटेबल नहीं है क्योंकि मेटल से ये रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अपने सपोर्ट के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 190 से करके 200 के आसपास नज़र आता है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है वी गार्ड इंडस्ट्री। अगर ये स्टॉक आपको कहीं पर भी 160 से करके 170 के रेंज में दिखाई देता है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और फिलहाल ये स्टॉक 168 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जब मार्केट में क्रैश था तब भी 150 के आसपास ही सपोर्ट लिया था, तो ज़्यादा यहाँ पर डाउनसाइड लिमिटेड ही दिखाई देता है। 150 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दिया था, तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, जहाँ पर मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया है। लेकिन ये जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं, ये स्टॉक्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, सपोज यहाँ पर मल्टी कैप का ये जो स्कीम है 25% एलोकेशन, ये सपोज कैंसिल हो जाता है, ऐसा नहीं भी होता है तो भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे ही स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि तुरंत ही इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर 3-4 महीने में तुरंत अच्छे रिटर्न हमें मिल जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपने सारे रूल्स को कंप्लाई करने के लिए उनको भी खरीदारी करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ शॉर्ट टर्म के गेन के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये जो सारे स्टॉक्स बताएं, ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो भी कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं दिखने को मिलेगी। और बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।